मेरे फादर का मानना जो है ना, मेरे फादर जो हैं वो खुद मैथ्स में काफ़ी अच्छे हैं। हुँ, तो वो जो है ना इसको बड़ा नेगेटिव मानते थे। जैसे मतलब मैं उनसे कहूँ कि मुझे ना ट्यूशन पढ़नी है, हुँ। तो वो इस तरह से सोचते थे कि इसको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, कमज़ोर है क्या ये? लेकिन आजकल के बच्चे शॉर्टकट्स वाले हो चुके हैं, अच्छा। क्योंकि कई बच्चे जो मैं देखा है मैंने, आजकल के बच्चे प्रोसेस को इतना ध्यान नहीं दे रहे हुँ, हैं, जो हुँ। कि गलत है। उनको इस बारे में इंटरेस्ट होता है कि आंसर निकाल दें। अच्छा। और वो ऑप्शन से भी बहुत आइडिया उठाते हैं। और मेंस के पेपर में तो फुल मार्क्स आने का कारण मेन ये है ना कि आप जो उनके पेपर्स हैं वो इतने सारे होते हैं, हुँ, है ना? आप 2 बार एग्ज़ाम लेते हो, 2 बार में इतनी शिफ्ट लेते हो, तो इतने सारे पेपर्स हैं, तो वो क्वालिटी मेंटेन करना हुँ। इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और आईआईटी का पेपर क्या है, साल में 1 हो रहा एक हो है रहा ना? है। एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट, खत्म, 2004 में बंसल क्लासेस। बंसल क्लासेस। तो सब बंसल क्लासेस फिर मतलब कैसा आना हुआ? बंसल क्लासेस में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके पहले तक जब मैं इनसाइट में कर रहा था तो हम लोग को जितना पता था कि बंसल क्लासेस में मैथ्स सब्जेक्ट में बाहर के लोगों को नहीं लेते। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि विद इन अ वीक बैठा था और बंसल सर आए। गंगाराम चौधरी काफ़ी मतलब कि उसके बारे में बताया जाता है कि बंसल में था, हिंदी मीडियम से था और वो लोअर बैच से था और उसने जब तक एडवांस क्लियर नहीं करा तब तक किसी को पता नहीं था। नहीं, तो वो क्या थी लोअर रियलिटी सर? वो लोअर बैच में नहीं था। फिर अनअकैडमी के बाद जो है मैंने 1 साल अपनी कक्षा में भी पढ़ाया हुँ। ऑनलाइन। फिर अब जो है मैं हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और काफ़ी दिन के बाद हम पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं आप सभी के रिक्वेस्ट पे। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है विकास गुप्ता सर, जो कि आप सभी के दिलों पर छाए हुए हैं। बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इन्हें फॉलो भी करते होंगे। काफ़ी सारे आप लोग जो हैं वो सर से पढ़ते भी होंगे, उन्हें फॉलो भी करते होंगे। तो आज आपको उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा और उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा कि सर कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं, आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाले हैं। वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो पॉडकास्ट को पूरा देखना। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। कैसे हैं आप? एकदम मज़े में। आपसे जब मिलता हूँ आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एकदम से स्माइल करते रहते हैं। क्या राज है सर आपका ऐसे? खुश रहता हूँ और टेंशन नहीं लेता हूँ, अच्छा। बस यही कारण है। मतलब मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मैं सोचता नहीं हूँ, लाइट रहता हूँ अच्छा। और अपना जो भी काम करता हूँ उसको एंजॉय करता हूँ। कितने साल हो गए सर आपको पढ़ाते हुए? 2002, मतलब 22 ईयर्स। 22 ईयर्स। तो जितने हमारी उम्र हो रही है उतने साल से आप पढ़ा रहे तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग टाइम से बताएं सर, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, फिर से एजुकेशन वगैरह कहाँ हुई, कोचिंग लाइन में कैसे आए? प्लीज़ ओवर टू यू। एक्चुअल तो नेटिव प्लेस तो मेरा कानपुर है, लेकिन मेरे फादर जो है वो ट्रांसफरेबल जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। तो इनिशियली मेरा जो बर्थ है वो कटनी मध्य प्रदेश, और फिर ट्रांसफ़र होकर के फादर कानपुर आ गए। तो मेरा 8th क्लास तक की स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में थी, और फिर 9th से 12th ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर। और फिर उसके बाद 12th के बाद फिर आईआईटी गुवाहाटी, फिर 4 इयर्स आईआईटी गुवाहाटी, फिर 4 इयर्स गुवाहाटी के बाद फिर मतलब पहले तो मैंने सॉफ्टवेयर जॉब किया हैदराबाद में। मन तो मेरा कोचिंग का ही था, क्योंकि मेरा जो है जब मैं कोचिंग पढ़ने जाता था ना, तो उस टाइम मेरे फिज़िक्स के जो टीचर थे ना, उनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस था। उनका एक एक स्टाइल जो है ना वो मुझे बड़ा मज़ेदार लगता था, और उनका पढ़ाने का भी, तो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ मैं। तब मन में आया था कि मुझे पढ़ाना है। लेकिन फिर ये होता है ना कि जब आईआईटी में सबके जॉब्स लग रहे हैं तो सभी लोग सॉफ्टवेयर की तरफ मूव कर रहे थे, और उस वक्त कोचिंग पढ़ाने के लिए एक्चुअल में खुद का सेटअप है ना, उस समय एक्चुअली हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था ये कि इस तरह से कोचिंग्स होती है जिसमें टीचर एज ए जॉब करता है। मेरा मानना था कि कोचिंग पढ़ाने का मतलब है कि खुद का एक जगह लो, वहाँ बच्चों को पढ़ाओ, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए बिगिनिंग में मैंने भी वही किया जो सब कर रहे थे, तो मैंने सॉफ्टवेयर ज्वाइन किया। लेकिन फिर सॉफ्टवेयर के बाद फिर मैंने 2002 में मेरे को मौका मिला कोचिंग में आने का, और फिर मैं कोटा आया। सर जैसे कि आप बता रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय से भी आप पढ़े हैं,
क्या खासियत है सर केंद्रीय, आज भी सर वैसा ही क्रेज है केंद्रीय विद्यालय का? यार केंद्रीय विद्यालय मतलब मुझे जितना अपने टाइम का ध्यान है, उस वक्त वहाँ पे स्कूल टीचर्स मतलब मैं तो अपने स्कूल टीचर्स से ही बहुत सेटिस्फाइड था और बहुत खुश था। इनफैक्ट मैंने अपनी जो जेई की प्रिपरेशन है उसमें मेरे स्कूल टीचर का बहुत बड़ा रोल है। ओके। हाँ, मतलब इस तरह के टीचर्स होते थे स्कूल में। लेकिन अब जैसा मैं देखता हूँ कि अभी मैं कानपुर जाता हूँ, अरमापुर में, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि वहाँ स्टेट के लोग भी जो है अब बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने ओके। प्राइवेट स्कूल्स में। तो कुछ मतलब जो मैंने सुना उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी डिटोरेट हुई है ना। तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि क्या है, लेकिन मतलब जब तक हम लोग पढ़े हैं तब तब बेस्ट था। तक केवी की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो हम तो मतलब मुझे तो कटनी के केवी में भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इधर कानपुर के केवी में भी आकर के मुझे बहुत अच्छे लगे टीचर्स सभी। इनफैक्ट मैं तो 4th क्लास तक जो था ना, मैं तो बहुत मतलब एक एवरेज सा स्टूडेंट था। मुझे तो पहली बार जिसे कहते हैं ना पढ़ाई का ज़ील, वो मुझे 5th क्लास में जो हमारे टीचर्स आए थे ना, उनसे मेरे को मोटिवेशन मिला। मतलब उनका पढ़ाने का वे ऐसा था कि सब्जेक्ट में मज़ा आया, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली पढ़ने का मन बनने लग गया। तो सर उसके बाद जैसे कि जब आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपका प्रिपरेशन कैसा हुआ सर? आप भी आज आईआईटी से पास आउट हो, तो जरा अपने टाइम का बताओ सर। कोई उस समय का प्रिपरेशन, क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी या कैसे हुआ था सर? हाँ, कोचिंग ज्वाइन की थी। ओके। और जैसा कोटा में है ना कि बंसल क्लासेस, तो इस तरह का उस वक्त कानपुर में भी एक कोचिंग थी जो तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट है ना। अच्छा। उस समय जैसे बंसल का रेपुटेशन है ना, क्योंकि मुझे कोटा का कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे कानपुर का पता था कि एक कानपुर में एक एरिया काकद है, उधर साइड में ही क्या? नहीं, तब काकादेव डेवलप नहीं हुआ था। ओके। काकादेव में जो मैंने फिजिक्स टीचर का नाम लिया ना कि मैं अपने फिजिक्स टीचर से बहुत इन्फ्लुएंस था। इनफैक्ट मुझे लगता है शायद वो फाउंडर मेंबर कहलाएंगे जिनकी वजह से काकादेव पॉपुलर ओके। होना शुरू हुआ। ओके। मतलब मैं उनकी क्लासेस के लिए काकादेव जाता था और उन्होंने वहाँ स्टार्ट किया था। तो कानपुर में कोचिंग थी उस वक्त एटसा। तो उसका रिजल्ट बहुत शानदार होता था। वो बहुत सेलेक्टेड बच्चे लेते थे, बहुत कम बच्चे, और जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते थे ना, वो अपने आप को ऐसे मान लेते थे कि आईआईटी में पहुंच गए। लेकिन उनके बारे में बहुत पॉपुलर था कि वो जो है बहुत टाइट रहते हैं, बहुत मतलब डिसिप्लिन होना अच्छी बात है, लेकिन उनके बारे में मैंने ये सुना था कि वो एक एक दिन में 200 300 क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। 200 पूरा। और मतलब नेक्स्ट डे क्लास में अगर बच्चा एक क्वेश्चन भी अनअटेम्प्टेड आ जाता है कि मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया, तो उसको वो बाहर निकाल देते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत टफ है, इतना तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने मतलब उस कोचिंग के बारे में सोचा भी नहीं। तो फिर था कि टीचर्स, तो मेरे माइंड में शुरू से था कि अच्छे टीचर्स से अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो मेरा क्या है, कोचिंग में क्या था कि मेरे फादर का मानना जो है ना, मेरे फादर जो है वो खुद मैथ्स में काफ़ी अच्छे हैं। तो वो जो है ना इसको बड़ा नेगेटिव मानते थे। जैसे मतलब मैं उनसे कहूँ कि मुझे ना ट्यूशन पढ़नी है, तो वो इस तरह से सोचते थे कि इसको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, कमज़ोर है क्या ये थिंकिंग थी उनकी। अच्छा। तो मतलब मैं बिगिनिंग में तो उनसे कह नहीं पाया। फिर मैंने 12th में आकर के मैंने कहा पापा मुझसे फ़िज़िक्स नहीं हो रही है, बिल्कुल फ़िज़िक्स मुझसे नहीं हो रही है, मुझे फ़िज़िक्स तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मुझे फ़िज़िक्स ज्वाइन कराया। अब फ़िज़िक्स की प्रॉपर कोचिंग करा, लेकिन फिर कुछ समय बाद मुझे लगा कि मैं बुक से खुद रीड कर करके सॉल्यूशन करता था कि यार ML खन्ना बुक ले करके पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशन से सीख रहे हैं। तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तब फिर मैंने कहा कि मुझे मैथ्स भी लेनी है। तो फिर मैंने मैथ्स ज्वाइन की। तो एक तरह से उतना प्रोफेशनल जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, एकदम सिस्टमैटिक कि 11th 12th, हम लोग के साथ ऐसा नहीं था। हम लोग एज़ पर नीड कि अच्छा यहाँ पर अब वीक लग रहा है, चलो अब ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। और केमिस्ट्री तो मेरे को स्कूल टीचर जो थे उनसे पढ़ी। तो मैथ्स पढ़ा मैंने, एक सिरिल फटाडो सर थे वहाँ, वो खुद जेई ऑल इंडिया रैंक 5 थे। और फिज़िक्स मैंने बताया अजय बलनारकर सर। तो दोनों टीचर मतलब बहुत शानदार, दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ थी। अजय बलनारकर सर का प्रेजेंटेशन था, मतलब वो क्लास में
अदर देन एकेडमिक्स, पढ़ाई के अलावा जो बातें बताते थे तो उससे बड़ी इंस्पिरेशन आता था कि यार हम भी कर सकते हैं। और जो मैथ्स के टीचर थे सर फटाडो सर, उनसे मतलब डेडिकेशन काम के लिए कि कैसे कोई आदमी लगातार 2.5 घंटे पढ़ा लेता है बगैर किसी तरह का जोक्स, बगैर किसी तरह का टाइम वेस्ट किए बच्चों का। वो लगातार 2.5 घंटे एट ए स्ट्रेच पढ़ाते थे। और मतलब और उनका कंटेंट भी मतलब एज पर जेई जो चाहिए ना वो होता था। मतलब जैसा मैं देखता हूँ कि टीचर्स बीच में एंटरटेन करते हैं ना, वो सारी चीज़ें मिसिंग थी टोटल। सर मैंने एक चीज़ अक्सर देखा है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं अपने टीचर के बारे में, जैसे कि आपको एक एक चीज़ याद हो, इसी तरीके से बच्चों से भी मिलता हूँ जब वो कोटा से पढ़ के गए रहते हैं तो ऐसे ही बताते हैं अपने टीचर के बारे में। तो एक चीज़ तो तय है कि आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे हो, जिनसे आप पढ़े हो वो आप भूलते नहीं हो। तो सर फिर उसके बाद जब आपने पेपर अटेम्प्ट करा जेई का, तो उस समय पेपर कैसे होता था? मैंने सुना है कि उस समय जो पेपर था वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज वगैरह नहीं था, तो उस समय पूरा रिटेन होता था। कैसे, मतलब कि कितने नंबर का होता था, किस तरीके? पूरा सब्जेक्टिव पेपर था और जितना मुझे याद है 100 मार्क्स ही होते थे और 3 पेपर होते थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और हाँ 3 पेपर ही थे क्योंकि हमारे इस टाइम से स्क्रीनिंग हट गया था। क्योंकि हमसे पहले स्क्रीनिंग भी हुआ करता था लेकिन हमारे ईयर से स्क्रीनिंग हटा दिया था, सिर्फ पीसीएम डायरेक्ट होता था। तो उसमें डे 1 फिज़िक्स और शाम को केमिस्ट्री। हाँ, मॉर्निंग में फ़िज़िक्स हुआ, इवनिंग में केमिस्ट्री हुआ और फिर अगले दिन मैथ्स। जहाँ तक मुझे जो सीक्वेंस याद है यही था जहाँ तक मेरे ईयर का है ना। तो मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे और उसमें इतना बर्डन नहीं होता था जैसे आजकल के बच्चों के ऊपर है ना कि यार तुमने पूरी प्रोसेस सही की लेकिन तुम्हारी कुछ सिली मिस्टेक हो गई तो तुम्हारे पूरे नंबर चले गए। तो स्टेप मार्किंग होती तो मुझे लगता है कि हम लोगों को टाइम में हमें इसका बेनिफिट मिलता था क्योंकि स्टेप मार्किंग ओके, क्योंकि हम लोग 100% पेपर जिसे कहते हैं ना कि आप कितने क्वेश्चंस पर श्योर हो कि आप इतना आपका 100% सही है। तो जितने मेरे मार्क्स थे मैं जितना समझता हूँ कि मैंने उतना करेक्ट नहीं किया था, मुझे स्टेप मार्क्स मिल करके इतने मार्क्स तक बने होंगे। तो ये बेनिफिट था। लेकिन ये भी है उसका एक डिसएडवांटेज जो आजकल के बच्चों के साथ है कहलाएगा कि भाई आपके स्टेप्स देखे जा रहे हैं, अगर तुम सही आंसर भी निकाल लो लेकिन तुम्हारी प्रोसेस गलत है तो तुमको 0 भी मिल सकते हैं क्योंकि वो जो एग्जामिनर है और वो आईटी के प्रॉफ से चेक करते हैं तो वो आपके प्रोसेस को बहुत ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी अगड़म बड़म करके बस आंसर इज 2 तो सीधा हो गया प्रोफेसर और 2 देखा और तुमको मार्क्स मिल गया, ऐसा नहीं है, आपके स्टेप्स चेक हो रहे हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है और मुझे लगता है शायद पॉजिटिव ज़्यादा है क्योंकि इसमें अच्छे बच्चों को बेनिफिट होता है कि आपकी मतलब जो मेन चीज़ें हैं कि आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हैं तो कोई आपके कंसेप्ट को पढ़ रहा है। तो ऐसा भी मान लीजिए कि किसी ने पेपर ऐसा अटेम्प्ट किया, भले वो आंसर तक नहीं पहुंच रहा है पर स्टेप सही लिए हर क्वेश्चन में, तो चांसेस आर देयर कि वो क्वालिफाई कर जाए। चांसेस नहीं, बहुत अच्छी रैंक ले आएगा। अच्छा ठीक है अच्छी रैंक आएगी उसकी ओके अगर उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में स्टेप सही किए हैं लेकिन वो आंसर तक नहीं पहुंचा है तो मुझे लगता है वो किसी भी रैंक तक पहुंच सकता है। अभी जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे बच्चे वो बड़ा मिस करेंगे, सोचेंगे कि उस जमाने में मैं ले चला जाए वही ज़्यादा अच्छा था। नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे शॉर्टकट्स वाले हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि कई बच्चे जो मैं देखा है मैंने, आजकल के बच्चे प्रोसेस को इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि गलत है। उनको इस बारे में इंटरेस्ट होता है कि आंसर निकाल दें। अच्छा। और वो ऑप्शन से भी बहुत आइडिया उठाते हैं। ऑप्शन हो गया या एग्जाम्पल्स हो गए, सॉल्यूशंस देख देख के वो। हाँ, अब वो क्या क्वेश्चन में एग्जाम्पल पुट करते हैं और फिर ऑप्शन होता है तो वो टिक कर देते हैं। लेकिन अभी आप पुट करके करोगे तो आपको नंबर ऑलमोस्ट नहीं मिलेंगे। एग्जाम टाइम में नहीं होगा ना। हाँ, एग्जाम टाइम में फिर कहाँ पुट करोगे, वो तो फिर खुद से ही दिमाग लगाना है वहाँ पे। नहीं, एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। अच्छा। कुछ आ जाते हैं, हालांकि आईआईटी एडवांस में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, वरना आईआईटी एडवांस में बाई चांस सेलेक्ट होने वालों की भीड़ होती अगर ये ऐसी चीज़ होती। और फिर वो जो स्ट्रैटेजी बताने वाले लोग हैं कि ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, तो बच्चे उसके ज़्यादा पहुंचते। सर जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने इतने साल पढ़ा है, 20 साल से ज़्यादा आप पढ़ाए हैं,
तो एडवांस का जो पेपर होता है आप क्या देखते हो उसमें? जैसे कि हमने जो भी सिलेबस हमने कवर करा, क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? तो क्या ऐसा भी आपने देखा है कि क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट करके दे दिया गया, या बहुत घुमा फिरा के, या टू द पॉइंट? एडवांस में किस तरीके से सर पेपर सेट करते हैं? जब वो आईआईटी के प्रोफेसर से पेपर सेट करते होंगे एडवांस का, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा है कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कैसे सेट होता आईआईटी का पैटर्न, एक्चुअली मैंने एक आईआईटी के प्रॉफ से ही बात की थी जो जेई पेपर टीम में रहे हैं, उन्होंने हेड भी किया हुआ है कभी। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग जेई का पेपर जो बनाते हो, आपके बैक ऑफ द माइंड क्या रहता है? तो उनका कहना था कि हम उस तरह के क्वेश्चंस देना प्रेफर करते हैं जो आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करते हैं जिनको कोई ज़रूरत ही नहीं है आगे, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस देना पसंद करते हैं, है ना। तो और फिर मैंने कहा कि डिफ़िकल्टी लेवल, तो कहते हैं कि देखो हमारा ऐसा मोटिव नहीं रहता है कि बच्चा ना कर पाए, लेकिन उसको सोचना पड़े, मतलब देखते ही उसको इस नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन तो ऐसे करते हैं, उसको सोचना पड़े। फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि कभी जैसे क्या होता है, कभी हम लोग आईआईटी में एक आधा कोई क्वेश्चन होता है कि एकदम एक्सेप्शनल कि यार ये क्वेश्चन तो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, है ना। जैसे मैं बताऊं 2005 में एक बार एक क्वेश्चन आया था, जिस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि अगर बच्चों ने पहले से नहीं कर रखा हो, वो एग्ज़ाम में कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब जो कर पाया, इसका मतलब या तो वो गॉड गिफ्टेड है कि उतने समय में क्रैक कर लिया उसने उस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम भी आप देखो ना, आपको 1 आवर में मैथ्स का पेपर करना है और उतने जरा से टाइम में उस क्वेश्चन को बच्चा कर पा रहा है। पर जिस टॉपिक से आ रहा है अगर वो मेरा क्लियर है तो मैं तो कर ही सकता हूँ। नहीं, वो टॉपिक क्लियर है, लेकिन वो जो थॉट उसमें यूज़ हो रहा है वो बहुत अनयूजुअल थॉट है। ओके। उसको आप में क्वेश्चन में उन्होंने कोई हिंट भी नहीं दिया कि कई बार आईआईटी के एग्जाम में हमने देखा है कि कुछ अनयूजुअल थॉट यूज़ होता है ना, तो वो यूज़ दिस हिंट देते हैं। उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि आप एग्जाम टाइम में करके आओ। और जितने उसमें हमें ध्यान है, बंसल में जो सिंगल डिजिट के बच्चे थे, सिंगल डिजिट रैंक वाले, 3rd रैंक था, 4th रैंक था, उनमें से किसी से नहीं हुआ था। और इनफैक्ट जो 4th रैंक का बच्चा था वो बहुत ब्राइट था, मतलब उससे 1st रैंक की उम्मीद की जा रही थी। तो उसका कहना था एग्ज़ाम के बाद कि मैंने पेपर को 15 मिनट पहले ख़त्म कर दिया, और मैंने उस बिफोर जो 15 मिनट्स जो इतना टाइम दिया था उसमें मैंने उस क्वेश्चन को ट्राई दिया, लेकिन मुझसे नहीं बना। फिर मैंने आखिरी के 15 मिनट ऑलमोस्ट उस क्वेश्चन को फिर ट्राई दिया, मुझसे फिर नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए वो प्रॉफ ने मुझे बताया कि कभी क्या होता है कि एक टीम होती है हमारी कुछ प्रॉफ्स की, तब यार उस प्रॉफ में कभी कभी होता है ना कि हम लोग का कभी हम गुस्सा है, कभी हमारा मूड खराब है बहुत ज़्यादा, तो लोग मूड खराब में बना दिया कि कभी कुछ होते हैं हमारे में से ही, कुछ लोग होते हैं ना कि किसी का नेचर बहुत इरिटेटिंग है ना, कि थोड़े से लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा है, थोड़ा अलग अलग रहता है ना, तो उसको लगता है कि थोड़ी मेरी भी वेटेज, तो लोग अपने क्वेश्चंस पे वेटेज दिखाता हूँ कि लोग मैं ऐसा क्वेश्चन डालूंगा कि कर ही नहीं पाओगे। तो वो अल्टीमेटली बर्डन बच्चों पे जा रहा है। बर्डन नहीं कहेंगे, उससे ओवरऑल ही मार्क्स घट जाते हैं। आप ये मान लो कोई कर ही नहीं रहा ना, उस क्वेश्चन कोई कर ही नहीं पा रहा है, तो उससे एज सच इतना कोई रैंक पर फर्क भी नहीं पड़ता। तो नहीं आईआईटी के प्रोफेसर ऐसा भी सोच के पेपर बनाते होंगे कि इस बार तो फुल में से फुल किसी को लाने नहीं देंगे। ऐसा संभव है? ला के दिखाओ फुल में से फुल। ऐसा बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं कर सकते। और अब तो और होना भी चाहिए कि जब वो देखते होंगे कि यार इतना तुम लोग वेल प्रिपेयर कर रहे हो, और अब तो बच्चे 9 10th के 8 7 8 सर तो फुल में से फुल मार्क्स ला रहे हैं बच्चे, मतलब कि ऐसा हाल हो रहा है मेंस में एडवांस में नहीं। क्यों सर एडवांस में क्यों नहीं ला पा रहे? एडवांस मतलब कहा ना कि कुछ ऐसे आइडियाज़ उसमें डाले जाते हैं, है ना। अभी हम लोग पेपर जब सॉल्व करते हैं तो भी उसमें लोगों को हाईलाइट हो जाता है कि यार ये एग्ज़ाम टाइम में कैसे क्लिक करेगा। ओके हाँ, तो और अगर क्लिक कर भी जाए तो उसमें आप जो है हर तरह की टेस्टिंग कर रहे हो। बच्चे का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, चलो मान लिया कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कि उसको कंसेप्ट क्लिक कर गया, अब वो कंसेप्ट क्लिक करने के बाद उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी है कि अब उसका पेशेंस भी होना चाहिए कि लो बेटा लगो, तुमको सब दिख रहा है कि इसमें ये करेंगे, लेकिन जब कर रहे हैं तो उसमें इतनी भयानक कैलकुलेशन हो रही है, इतनी तगड़ी मैनिपुलेशन आ रही है कि वो वहाँ पर भी आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं।
तो सर एडवांस का पेपर भले ही फुल मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, मेंस में ले आ रहे हैं, तो मेंस का पेपर फिर कौन सेट कर रहा है? मेंस के लिए तो अलग टीम है, वो तो जेई के प्रोफेसर से हाँ कोई वो मतलब तो नहीं है। उनसे नहीं है। हाँ, वो तो उनका जो भी टीम है, मतलब एनटीए की टीम जो भी जहाँ से भी करते हैं वो, है ना, तो वो तो एंटायरली डिफरेंट है। हाँ। पर आईआईटी की बात करें तो जो प्रोफेसर हैं वो नेक्स्ट लेवल दिमाग लगाते हैं पेपर सेट करने में कि भाई हाँ। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ हाँ। परखते हैं वो। हाँ। Right. और मेंस के पेपर में तो फुल मार्क्स आने का कारण मेन ये है ना कि आप जो उनके पेपर्स हैं वो इतने सारे होते हैं, है ना। आप 2 बार एग्ज़ाम लेते हो, 2 बार में इतनी शिफ्ट लेते हो, तो इतने सारे पेपर्स हैं, तो वो क्वालिटी मेंटेन करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और आईआईटी का पेपर क्या है, साल में एक हो रहा है, है ना, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट, खत्म, और 2 पेपर। जो आईटी कंडक्ट करवा रही होगी वो एक साल पहले से प्रिपेयर्ड है कि पूरे साल भर की प्रोसेस मान लीजिए आप। हाँ, कि पूरे साल भर एक पेपर के पीछे लगे हुए हैं कि ये सेट मतलब करना है। 20 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में मैथ्स के देने हैं, 20 क्वेश्चन 2 में देने हैं, तो सोचो आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन बनाने हैं। तो वहाँ क्वालिटी कंट्रोलिंग टफ होगी। तो इस वजह से वहाँ पर क्या है, आप क्वेश्चंस जो एग्जिस्टिंग है, जो लोगों को क्वेश्चंस सोर्सेस में दिख रहे हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। सर मैं आपको ना एक बेसिक से एक इन्फॉर्मेशन चाहूँगा कि एक बच्चा मान लीजिए जो 10 to 11 मूविंग आ रहा है, ठीक है, आपने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे जिनसे आपको लगता होगा कि यार ये नहीं कर पाएगा लेकिन उसने किया होगा, अच्छा ऐसे भी एग्जाम्पल्स रहे होंगे। तो एक गाइड करिए कि एक बच्चा जो 10 to 11 मूविंग आ रहा है, बेसिक कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ भी नहीं है, उससे पहले भी 9, 10 वीक रहा है, तो उसको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए कि 11th 12th के साथ या नहीं भी तो ड्रॉप लेके क्लियर हो जाए आईआईटी? जैसा तुमने कहा कि बेसिक बिल्कुल नहीं है, हाँ, तो बेसिक बिल्कुल नहीं का मतलब ये तो नहीं मानूंगा ना मैं कि 10th बोर्ड ही पास नहीं हुआ। वैसे वो पास है, मतलब कि जस्ट हाँ पास हो गया, हाँ, 10 जैसे भी करके। हाँ, मतलब क्योंकि देखो कुछ तो फंडामेंटल्स जो 10th नहीं, हम 4th 5th 6th एवरी क्लास है ना कि यार a+b² पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है पॉलिनोमियल से, क्वेश्चन रिमाइंडर, इतना बेसिक्स तो होना पड़ेगा, है ना। तो अगर उतना है, तुमने 10th लेवल तक में कोई कॉम्पिटिटिव नहीं किया, तुम सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 11th 12th में आ करके एंटायरली डिफरेंट है। लेकिन बस ये है कि तुमको जो बताया जाए उसको रेगुलर रहो। ये क्या होता है कि 10th से 11th में जब बच्चे स्विच करते हैं ना, तो वो अपना 10th वाला टाइम जैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा वहाँ पर स्मूथली क्वेश्चन फट से बन जाता था, वैसे यहाँ भी बनना चाहिए। और यहाँ पर तो मेंटालिटी एकदम डिफरेंट है कि आपसे आउट ऑफ 5 अगर एक क्वेश्चन बन जाए तो भी खुश हो कि यार तुमसे कम से कम एक तो बना, और वहाँ पर तुमसे पूरे बनते हैं। तो पहले तो इस मेंटालिटी को हटाओ। दूसरा कि बने ना बने, तुम एफर्ट नहीं छोड़ो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही चीज़ समझ में आना बंद होती है, तो वो जो पढ़ा रहा है वो एक्चुअल में तुमको वाकई में आईआईटी का पढ़ा रहा है, तुम क्या करते हो, एक सेकंड ऑप्शन ले लेते हो कि नहीं मेरे को कहीं और से पढ़ना है। और वो कहीं और क्या होता है कि वो आपको इन्फीरियर पढ़ाते हैं। तो आपने तो पहले ही एक तरह से सरेंडर कर दिया, तो आपको क्विट नहीं करना है, आपको भिड़ना है। तो मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो बहुत एवरेज रहे, लेकिन बस उनमें एक अच्छी टेंडेंसी थी कि वो एवरेज थे, उनको पता था कि मैं एवरेज हूँ, तो वो उसी के प्रपोर्शन में मेहनत करते थे कि भाई जो मेरे साथ के दोस्त हैं वो मुझसे तेज़ हैं, तो वो उनसे ज़्यादा मेहनत करते थे, और वो अपने डाउट को अनक्लियर्ड नहीं छोड़ते थे। मतलब टीचर इरिटेट हो जाए लेकिन वो फिर भी डाउट पूछेगा। मतलब जब किसी को डाउट नहीं क्लास में, वो बच्चा अपना हाथ रेस करके सर मुझे कोई प्रॉब्लम है, और अगर क्लास में सपोज़ कि क्लास में मोमेंटम ब्रेक ना हो, क्योंकि एक की वजह से पूरी क्लास सफ़र, तो वो बाहर आएगा क्लास के। और चाहे टीचर कितना इरिटेट क्यों ना हो, सर मेरे को, मैंने इसमें बहुत दिमाग लगाया, मैंने सोचा, सर नहीं आ रहा है सर प्लीज़ बताओ। तो इस तरह के मैंने बहुत बच्चे सक्सेसफुल होते देखे हैं, जिनको कि पूरा क्लास जानता था कि ये सबसे ज़्यादा डाउट पूछता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस बच्चे की रैंक ऐसा नहीं है कि वो पीछे की रैंक आई हो 5000 6000 7000, नहीं, वो विद इन 1000 में भी देखा है, 300 रैंक पे देखा है, 1700 रैंक पे देखा है, अच्छी रैंक्स में देखा उन बच्चों को।
कोई एक बच्चे का एग्जांपल बताओ सर, जो ऐसा लगता हो कि यार ये कुछ नहीं करेगा लेकिन तगड़ा रैंक लाया हो आईआईटी में। देखो, नाम से मुझे सारे तो याद नहीं है, नाम से मुझे मतलब एक मुझे दीक्षांत झनावा याद है जिसके अराउंड 300 रैंक थी। हालांकि उसके जो डाउट्स थे वो 11th क्लास तक में काफ़ी ज़्यादा थे। वो 11th में मैक्सिमम पूछता था, फिर 12th में आके ऑलमोस्ट एंड हो गए उसके डाउट्स। लेकिन एक बच्चा मुझे ध्यान है जो पूरे 11-12 दोनों साल रहा, उसका मेरे को नाम याद नहीं है, कुछ 1700 समथिंग रैंक थी, जिसके जो है ना सारे टीचर्स जो उसे पढ़ाते थे उनमें पॉपुलर था ओके। कि ये बच्चा सबसे ज़्यादा डाउट पूछता है। तो उसकी भी 1700 रैंक, जिसको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रैंक कहेंगे। तो बस यही है कि वो बच्चा भिड़ता है, मतलब ये उसकी अच्छी क्वालिटी है कि ये नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया, उसने क्विट नहीं किया, उसने कहा नहीं मेरे को तो समझना है। तो ये क्वालिटी अगर डेवलप हो गई और फिर धीरे धीरे आपका डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपका आईक्यू लेवल, जब आप चीज़ों को बार बार करोगे आइडियाज़ को, तो एक दिन आप खुद से करने लग जाओगे, जैसा कि दीक्षांत के साथ हुआ है ना। वो बच्चा 300 रैंक लेकर के आया। इनफैक्ट मैं 1700 रैंक के बच्चे को भी कहूँगा कि वो भी 1700 रैंक अगर ले करके आया है तो इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा आया होगा। राइट। चलिए, तो अब हम चलते हैं कि जब आप आईआईटी क्लियर हुआ आपका, और आप कौन सा आईआईटी से पास आउट थे सर? कौन सा आईआईटी गए थे? गुवाहाटी। गुवाहाटी। हाँ। तो किस ईयर में था सर, मतलब कि ये? गुवाहाटी मैंने ज्वाइन किया था 96 to 2000 बैच। 96? ये तो आई गुवाहाटी थिंक का उस समय स्टार्टिंग ही हुआ था गुवाहाटी। गुवाहाटी 95 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो 96 सेकंड बैच। सेकंड बैच। तो सर मतलब कि ये नहीं लग रहा होगा कि यार ये तो नया आईआईटी है, जाए ना जाए क्या सिक्योर, मतलब कितना ये प्लेसमेंट हो पाएगा? ये सारी बातें उस वक्त हम लोग जानते ही नहीं थे, प्लेसमेंट है ना। आजकल के बच्चे तो बहुत वेल एजुकेटेड है, वो तो पूरा डेटा निकाल लेते हैं कि कितना प्लेसमेंट। हम लोग ये सारी बातें सोचते नहीं थे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम आईआईटी जा रहे हैं। तो सर क्या क्या ऑप्शन थे आपके पास उस समय? मेरे पास ऑप्शन कानपुर आईआईटी में सिविल ब्रांच है ना, क्योंकि 1500 के अराउंड सिविल ब्रांच मिलती, और आईआईटी बीएचयू में आई थिंक इलेक्ट्रिकल। और मतलब मैं ऑलमोस्ट माइंड मेकअप कर चुका था आईआईटी बीएचयू जाने का। उस वक्त वो आईआईटी नहीं था, लेकिन वो एंड मोमेंट एकदम फेल करने जा रहा हूँ चॉइस शीट, और मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि मैं बीएचयू भरने जा रहा हूँ, है ना। लेकिन फिर एकदम लास्ट मोमेंट जिसे कहते हैं ना कि आया कि नहीं, मैंने आईआईटी की तैयारी की थी, मुझे तो आईआईटी जाना है। बस इस बात को लेके मैंने आईआईटी गुवाहाटी मैकेनिकल। कुछ तो खास सोचे होंगे सर गुवाहाटी के बारे में? नहीं, मैंने ब्रांच सोची थी। अच्छा, ब्रांच। तो क्योंकि सिविल को मेरे फादर खुद मेटलर्जी से हैं, तो उस वक्त उनका मतलब जो मैंने देखा था तो मुझे लगता था कि यही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस तरह का जॉब होगा और सिविल को भी मैं उसके काफ़ी सिमिलर समझता था। तो हमारे दिमाग में ये था कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये ऑर्डर था। तो उसमें जो मुझे बेस्ट ब्रांच मिल रही थी वो गुवाहाटी में मिल रही थी, मैकेनिकल। तो सर कैसा रहा आईआईटी गुवाहाटी का सफ़र? हाँ, काफ़ी अच्छा रहा। मतलब 2 साल हम रहे तो पूरे 4 साल सिटी में, कैंपस में तो रहने को हमारे बैच को मिला ही नहीं। और इनफैक्ट वो तैयार नहीं थे क्या हॉस्टल्स वगैरह? नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ का है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, उसमें हमारी क्लासेस होती थी। इनफैक्ट 2 साल तक तो हमारा कैंपस में क्लास भी नहीं हुई। फिर 3rd ईयर में कैंपस तैयार होना मतलब होने लग गया, तो उसमें एक पोर्शन डेवलप कर दिया गया हमारी क्लास के हिसाब से। इनफैक्ट मैं अभी 2020 में आईआईटी गुवाहाटी गया था, तो अब वो पोर्शन जहाँ पर हमारा क्लास हुई है ना, वो टेम्प्रेरी क्लासेस थी। वहाँ पर अब कुछ एंटरप्रेन्योर क्लब वहाँ पर बनाया गया है गुवाहाटी में। तो मतलब 2 साल हमने इंजीनियर्स वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग में पढ़ा। फिर उसके बाद हम 2 इयर्स तक अपने कैंपस में जाते थे, जो हमें सिटी से बस से लेके जाया जाता था। 1 घंटे से ज़्यादा लगता था। तो 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, इस तरह का था। तो मज़ेदार रहा। राइट सर। तो फिर आईआईटी में जाने के बाद सर फिर प्लेसमेंट वगैरह क्या था सर? क्योंकि सेकेंड ईयर में आपने वो देखिए आईआईटी गुवाहाटी का 2nd ईयर था जब आपने ज्वाइन करा था,
तो प्लेसमेंट के हिसाब से क्या रहा सर, कि कहाँ प्लेसमेंट लगी, फिर कोचिंग में कैसे आ गई? प्लेसमेंट वाकई में उसमें काफ़ी टाइट था, और एक एक तरह से बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाकर के, जिसे कहते हैं एकदम लास्ट में जाकर के मिला प्लेसमेंट किसी तरीके से। तो हैदराबाद में सॉफ्टवेयर में ज्वाइन किया। अच्छा जी, गए जॉब के लिए? हाँ, गए जॉब के लिए किया, मतलब मोर देन 1 ईयर हैदराबाद में जॉब किया। लेकिन हैदराबाद में भी जा कर के वो कोचिंग पढ़ाने वाला फैक्टर था दिमाग में। तो वहाँ भी जा कर के, जैसे मैंने हैदराबाद में ध्यान है मेरे को, एक टाइम्स करके एक कोचिंग थी वो, लेकिन MBA की थी, तो उसमें भी हाँ टाइम्स। तो वहाँ पर मैं गया बात करने, तो उन्होंने मुझे को मैथ्स JEE का ही पढ़ाने के लिए बोला, लेकिन वहाँ पर वो कुछ मतलब बहुत लाइट लेवल का लगा मुझे, तो मैंने फिर नहीं किया, मतलब एज ए पार्ट टाइम, है ना। फिर मैंने कहा कि नहीं, करना होगा तो फिर पूरी तरह से होल हार्टेड ही करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ, और दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन फिर जो है क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर तो देखते ही रहते थे उस वक्त, कुछ ग्रोथ के लिए। तो उस वक्त मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दिन एसेंट देखा, तो एसेंट पे मेरी नज़र पड़ी, और मैं बता रहा हूँ ना, मुझे कोचिंग्स का उतना आइडिया नहीं था कोटा का। तो उसमें मुझे एक कोटा की कोचिंग का ऐड दिखा, इनसाइट, इनसाइट कोटा, और उसमें लिखा था कि IITians रिक्वायर्ड, उनकी प्रेफरेंस। हालांकि उसमें कुछ एक्सपीरियंस भी लिखा था, लेकिन शायद मैं जहाँ मुझे ध्यान है शायद एंड फ्रेशर्स भी था, आई होप सो। तो मैंने अप्लाई कर दिया यूं ही, और उसमें जो सैलरी लिखी थी ना, वो मेरी सॉफ्टवेयर की उस सैलरी से उस समय से ज़्यादा थी। तो मेरे लिए ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग था कि अच्छा, कोचिंग में ज़्यादा, कोचिंग में टीचर की सैलरी और यहाँ सॉफ्टवेयर से ज़्यादा। तो मैंने अप्लाई कर दिया, और फिर वहाँ से आ गया कॉल इंटरव्यू के लिए। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, फिर इस तरह से स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ कोटा इनसाइट, शिशिर मित्तल सर। अच्छा, उनकी कोचिंग थी क्या? हाँ, इनसाइट ओके, ओनर है वो, अभी भी है आई थिंक। अभी दूसरे नाम से, व्यास सर्टिफिकेशन नाम से। हाँ, अब ऑनलाइन में आ गए। हाँ, ऑनलाइन में आ चुके हैं। तो सर फिर कितने साल आपने पढ़ाए होंगे सर उनके साथ? मैंने इनसाइट में 2002 to 2004, मतलब नियरली 2 ईयर्स, और फिर 2004 में बंसल क्लासेस। 2004 में बंसल क्लासेस। तो सर बंसल क्लासेस फिर मतलब कैसा आना हुआ? बंसल क्लासेस में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उसके पहले तक जब मैं इनसाइट में कर रहा था, तो हम लोगों को जितना पता था कि बंसल क्लासेस में मैथ्स सब्जेक्ट में बाहर के लोगों को नहीं लेते, कि फैमिली के ही लोग पढ़ाते हैं। बंसल सर हो गए, बेटा हो गया, है ना। तो मेरे को था कि बंसल में नहीं होता है मैथ्स में टीचर्स का। फिर एक फ़िज़िक्स के टीचर थे बंसल के, काफ़ी सीनियर, तो उनसे मेरी पहचान हुई थी उस समय। वो मेरे एक नोन के यहाँ रेंट पर रहते थे, तो उन्होंने बताया, जिनके यहाँ रहते थे वो मेरे रिलेटिव हैं, उनको बताया कि वो विकास को कहो कि बंसल में अप्लाई करे, बंसल में इस वक्त मैथ्स में ले रहे हैं रिक्वायरमेंट। तो फिर मेरा रिज्यूम उन्होंने ही फॉरवर्ड किया था। ठीक है। और फिर जब कॉल आया, तो मैं जब गया, तो वहाँ पर जाते ही सबसे पहले, मतलब मेरे लिए था, मैं सोच के गया था कि जाऊँगा, पहले एक रिटन टेस्ट होगा, फिर कुछ डेमो होगा, उसके बाद बंसल सर आएंगे। तो मैं गया, और मुझे सरप्राइजिंगली सबसे पहले ही मुझे मिस्टर PK बंसल, जो बंसल सर के छोटे भाई हैं, उनके केबिन में सीधा बुलाया गया, और वहाँ पर बंसल सर ही थे, और सीधा मेरे को पेपर दे दिया कि ये पेपर दो। तो एक रिटन टेस्ट दे दिया, और रिटन टेस्ट देने के बाद मैं 45 मिनट्स का टेस्ट था, मैंने 45 मिनट्स में ही पेपर ख़त्म करके, कोई आया नहीं लेने, लेकिन मैं खुद ही बाहर आ गया कि भाई टाइम हो गया। तो वहीं केबिन पे मेरे को वापस जाने बुलाया गया, तो मैं केबिन में गया, तो वहाँ चाचा थे, मतलब PK बंसल, और बंसल सर थे। तो बंसल सर ने देखते ही बस कॉपी देखी और सामने बस नज़र डाली, फिर कहते हैं कि तुमने कितने क्वेश्चन छोड़े? अच्छा। तो मैंने कहा 1। तो कहते हैं किस टॉपिक का? मैंने कहा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कहते हैं क्यों? कहते सर, मैंने कहा सर टाइम हो गया था।
तो कहते तुम और कर लेते। मैंने कहा सर एक तो टाइम का था और दूसरा मेरे को उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस भी नहीं था तो मैंने उस क्वेश्चन को बगैर पढ़े ही लीव कर दिया था। तो उसके शुरू में जब मैं गया था तो मुझसे उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारा रिटर्न होगा, डेमो होगा, इंटरव्यू होगा, लेकिन बंसल सर ने पता नहीं क्या कॉपी देख करके क्या उनको लगा कि उन्होंने उसके इमीडिएट बाद ही उस टेस्ट के बेस पर ही फाइनल कर दिया। ओके, वहीं पे हाँ डन है। डन है। तो फिर क्लासेस वगैरह सर कौन से? फिर 2004 एक्चुअली फरवरी एंड, जब फरवरी एंड में सेशन क्योंकि खत्म हो उस जाता समय है। ऐसा था कि डाउट काउंटर पे बैठना या क्लासेस में गए पढ़ाने? हाँ, तो एक्चुअली मैंने फरवरी एंड में ज्वाइन किया था। तो फरवरी एंड मतलब एक तरह से सेशन एंड होता है हर हाँ, जगह। एंड हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि बंसल क्लासेस में सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक होता है। वो वहाँ पर उस वक्त ड्रॉपर बैच फिर भी चल रहा था और आखिरी में शायद कुछ लास्ट टॉपिक कुछ चल रहा था। तो उस वक्त शुरू में जब मैं गया तो मुझे डाउट में ही बिठाया गया और मुझे दे दी गई शीट्स कि ये शीट सॉल्व करो। तो ठीक है, अपना स्टाफ रूम में बैठ के शीट सॉल्व कर रहे थे। तो बंसल सर जो है ना वो बहुत कड़क जिसको कहते हैं ना, मतलब मैं समझता हूँ कि यार हम लोग, मैं अपने से सोचता हूँ कि मैं जब क्लासेस लेता हूँ फुल फ्लेश्ड तो उस वक्त मैं कुछ और करने के बारे में सोच भी नहीं पाता, सिर्फ अपना क्लास लिया और फ्री। लेकिन मतलब बंसल सर का डेडिकेशन लेवल जो है वो गज़ब का है। वो एक तो हमारे जितनी तो क्लास लेते हैं, एक दिन में 4 क्लास, उसके बाद में वो राउंड पर आते हैं, वो स्टाफ रूम में देखते हैं कि सारे टीचर्स ढंग से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद वो क्लास में बच्चों की कभी भी एंटर कर जाते हैं अपने चेयर पे ही, चेयर पर, और बच्चों से बात करते हैं। मतलब वो पूरी तरह से डिवोटेड। तो वो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि विद इन अ वीक बैठा था और बंसल सर आए, और होता है ना नए लोग हैं तो हर कोई सोचता है कि यार इनसे अगर हम पूछेंगे नहीं तो क्या पता इनको हमने टास्क दिया ये कर भी रहे हैं कि नहीं। तो उनके मन में आया होगा, तो वो मेरे पास आए और कहते हैं कि तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट कर ली क्या? तो मैंने हाँ कह दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको विश्वास नहीं हुआ। अच्छा। हाँ कहते दिखाओ और लकीली मेरे पास कॉपी थी, मैंने उनको कॉपी वहाँ दिखा दी सामने। तो उन्होंने सब ऐसे नज़र डाल के पूरा देखा, कहते हैं हाँ यार तुमने तो पूरी शीट सॉल्व की है, कुछ नहीं। तो टीचर को भी ऐसे शीट सॉल्व करवाते थे जैसे कि हाँ मतलब वो इंश्योर करते थे कि आप क्लास में जाने लायक हो या नहीं। इनफैक्ट मेरे को जब पहला बैच दिया गया था उसके पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये कैसे बताते हो, तो इस तरह से वो प्रॉपर टेस्ट करते थे। तो वो क्वालिटी कंट्रोल का गजब का था केवल, और उनके यहाँ मतलब एकदम क्लियर होता था कि आपको क्लास में ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं, आपको ये पढ़ाना है, आपको ये डिस्कशन करना है, आपको मिनिमम इतना डिस्कशन करना है, ये सारी चीज़ों को वो टेक केयर करते थे। तो बंसल सर क्या बताते थे कि क्लास में क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करना है जब पढ़ाने जाना? तो एक्चुअली एक टीचिंग नोट्स बनाया जाता है। टीचिंग नोट्स में एक सीक्वेंस होता है कि आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है वो आप पर है, लेकिन क्या आर्टिकल्स आपको पढ़ाने वो होता है उसमें। और शीट तो सभी कोचिंग्स के जो मॉड्यूल होते हैं उसी तरह का होता है, और उसमें कि आपको ये पूरी शीट डिस्कस करनी है। और उस पूरी शीट में थोड़ा बहुत वो लीनियंट रहते थे कि जैसे बैच के ऑर्डर में कि फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच तक तो पूरी शीट हो रही है। थोड़ा जब ज़्यादा बैच बहुत एवरेज हो जाता है कि यार ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो एक मिनिमम नॉर्म तब भी फॉलो किया जाता है कि जेई एडवांस की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 थोड़ी ज़्यादा टफ होती है, जिसमें थोड़े अलग, जिसे कहते हैं ना, बच्चा जब उसे करता तो कहता है सर इतने ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या एग्ज़ाम में। तो उन एक्सरसाइजेस के लिए थोड़ा लीनियंट रहते हैं कि इसमें तुम जितने करा सकते हो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जैसे कि उस समय में मतलब कि बंसल सर जो थे वो क्लासेस वगैरह लेते थे, मतलब कि बैच सिस्टम भी था, तो कैसा था सर उस समय? सर कौन से बैच में क्लास लेते थे बंसल से? सर जो है टॉप बैच लेते थे, टॉप बैच तो फिक्स था। उसके बाद साथ में सर बीच के बैचेस भी लेते थे, लेकिन वो रोटेशन पे लेते थे। मतलब वो साल भर उस बैच पे नहीं रहते थे, कभी P10 में चले गए, कभी Q5 में चले गए, ऐसे रोटेशन पे एक एक चैप्टर में वो टच दे देते थे। मतलब
पर वो जो टॉप बैच था उसमें बंसल सर ही मैथ पढ़ाते थे वो फिक्स था, कि वो वही पढ़ाएंगे। वो फिक्स था बिल्कुल कि Okay. P1 बंसल सर, A1 बंसल सर। ओके तो सर ये किस हिसाब से सर बैचेस को फिर सफल करते थे या बनाते थे? टेस्ट रैंक, टेस्ट के टेस्ट मार्क्स लेते थे बिल्कुल टेस्ट बेसिस पर। टेस्ट के बेसिस पे। तो एडमिशन भी टेस्ट के बेसिस पे होता था कोचिंग एडमिशन में? भी और टेस्ट बेसिस पर होता था। तो एडमिशन पे भी बैच बन जाता था या बाद में? नहीं, एडमिशन पे बैच बन जाता था, लेकिन फिर उसके बाद में पहली शफलिंग बैचेस शफल होते थे, तो फिर वो जो टेस्ट होता था वो आपका जो पढ़ाया गया उसके बेस पर है। तो उस वक्त आप पहले 10th तक आपका क्या लेवल रहा उससे कोई मतलब नहीं। अब हमने जो यहाँ पर आके पढ़ा उसमें आपने क्या सीखा, तो उसमें बहुत गजब के चेंजेस होते थे कि आखिरी बैच का बच्चा भी फर्स्ट बैच में आने की संभावना रखता था, और ऐसा हुआ है। है ना, वो अचिन बंसल आपने सुना हो, तो अचिन बंसल जिसके ऑल इंडिया रैंक 1 थी, वो पहले काफ़ी पीछे के बैच में था जब आया था तो वो फर्स्ट शफल में ही P1 में आ गया था। अब उसका देखो पीछे के बैच में आने का कोई रीज़न रहा होगा, हो सकता है उस दिन उसने कुछ गड़बड़ कर दी हो, लेकिन उसने 11th ज्वाइन किया था तो काफ़ी पीछे के बैच में ज्वाइन किया था। तो सर क्या आपको लगता है कि बंसल में जो आपने कितने टॉपर्स देखे हैं सर जब आप थे बंसल में? बंसल क्लासेस में देखो सिंगल डिजिट रैंक तो ऑन एवरेज मुझे लगता है कि 3 एवरी ईयर तो आ ही जाती थी। 3 टॉप 10 में 3 नियरली, हाँ ठीक है ना। और किसी ईयर में 5 भी देखे हैं, है ना। और फर्स्ट रैंक मुझे अपने सामने का अगर ध्यान है तो 2007 2008 में फर्स्ट रैंक, और सेकंड रैंक भी कई बार देखी मैंने। सेकंड रैंक 2006 अर्पित महेश्वरी, 2008 टोटला, निशान टोटला, और 2009 उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका तुलसियानी, शुभम तुलसियानी। सर इतने सारे मतलब कि टॉपर्स कैसे आ जाते थे बंसल से सर? ऐसा क्या अलग करते थे कि ऑल इंडिया रैंक 1 जैसे आपने बताया 7 और 8 में 2 साल लगातार कैसे बंसल दे पाया? फुल क्वालिटी मतलब जैसा कहा ना कि इस बात को इंश्योर करते थे इवन कि खाली वो टॉप बैच नहीं, बाकी सारे बैच में भी क्या पढ़ाया जा रहा है उस बात को भी चेक रहता था। तो जब हम इस तरीके का मेंटेन करेंगे तो आखिरी तक का बैच का बच्चा आपका जो है ना कुछ रिजल्ट दे के जाता है, क्योंकि आपने एकदम फ्रीडम नहीं दी है कि यार बैच में बच्चे कम पढ़ने वाले हैं तो चलो मैं इनको कम पढ़ाता हूँ, है ना। आप उसको चेक कर रहे हो कि नहीं इन्होंने पूरा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो इस तरह की क्वालिटी कंट्रोल तो टॉप बैच को तो ग्रूमिंग एक अलग ही हो रही है टॉप बैच के लिए, तो क्योंकि बच्चों का सीखने का इतना है कि आपकी शीट्स इन टाइम ख़त्म, आपका जो भी मटेरियल दे रहे हो ख़त्म, तो वो बच्चा बढ़ करके आ रहा है कि सर अब मैं और क्या करूं, तो हम उसको और देते जा रहे हैं उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो वो इतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है कि जो क्वेश्चन लोगों को रेयरली कभी देखने को मिले हों वो उसके लिए कॉमन है कि वो उसने कई बार ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। तो आपने देखे लोअर बैचेस से जो बहुत अच्छा करेगा कोई ऐसा एग्जाम्पल? जैसे कि सर एक मैंने सुना है नहीं, लोअर बैच से अच्छे का मतलब यही है कि पहले तो लोअर से वो अपर में आ ही जाता है, अपर में आ ही जाता है। नहीं एक मैंने एग्जांपल सुना है जैसे डूंगराराम चौधरी, काफ़ी मतलब कि उसके बारे में बताया जाता है कि बंसल में था, हिंदी मीडियम से था और वो लोअर बैच से था और उसने जब तक एडवांस क्लियर नहीं करा तब तक किसी को पता नहीं था। नहीं, तो वो क्या थी रियलिटी सर? वो लोअर बैच में नहीं था, ओके वो ड्रॉपर के टॉप बैच में था। अच्छा पर बताया तो जाता है कि वो लोअर बैच में था, किसी को पता नहीं था जब तक रिजल्ट नहीं आया था। नहीं उसके बारे में एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके उससे जो मतलब जिन बच्चों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो उन बच्चों में नहीं था। ओके इसलिए मतलब एक होता ना कि हालांकि वो डूंगराराम के टाइम पे मैं नहीं था, वो जहाँ तक मुझे ध्यान है 2000 में उसकी रैंक आई थी 1, लेकिन जो मैंने सुना है उसके अकॉर्डिंग कि बच्चों से इंक्वायर किया जाता था कि तुम्हारा क्या रैंक आया, है ना, तो उससे पूछा भी नहीं गया वो। अच्छा मतलब उससे एक्सपेक्टेड भी नहीं था एक्सपेक्टेड कि ये ला भी सकता है। हाँ, उससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो उसने खुद आके बताया? आई थिंक कि मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सुना था शायद कि उन फर्स्ट रैंक आई तो उधर के जो रीजन के था एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका अप्रोच किया था कि तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है। ओके तो इस तरह का कुछ हुआ था। फिर उसने आके कोचिंग में बताया? फिर तो सबको ही पता पड़ा कि फर्स्ट रैंक, क्योंकि फर्स्ट रैंक आएगी तो नाम से हाईलाइट होगा, फिर वो हाईलाइट फिर जब बंसल सर को भी पता पड़ेगा तो वो तो देखेंगे ही ना कि
ये बच्चा तो मेरे यहाँ तो का क्या है। वो बंसल का पहला टॉपर था वो, या उससे पहले भी टॉपर आ चुके थे ऑल इंडिया रैंक 1 बंसल में? यार मेरे को 2000 के पहले का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। Okay. मतलब हालांकि 97 में संदीप कपिला इस तरह के बच्चों के नाम देखे मैंने, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से नहीं पता। मैं तो मतलब 2004 ऑनवर्ड्स का पूरा मेरे को आइडिया है। वाओ सर, ग्रेट। तो कोई ऐसी एक बात बताओ सर बंसल से रिलेटेड जो आपको याद हो, जो काफ़ी मतलब कि आपको दिल के छू गया हो, या कुछ ऐसा इंसिडेंट? बंसल से रिलेटेड तो खैर काफ़ी सारे इंसिडेंसेस हैं, क्योंकि मैं क्या उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। क्योंकि एक होता है ना कि मैंने बंसल ज्वाइन किया तो आपसे वो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं, वो आपको एक समझ रहे हैं कि यार ये नया नया लड़का है, अभी सीखेगा, है ना। कभी किसी दिन उन्होंने यूं ही बोल दिया कि विजी ज़रा ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ज़रा देखना। ऐसे ही कभी एक बार मेरे ध्यान है, उनको कोई आइडिया नहीं था, तो उन्होंने बस ऐसे ही कि बुलाया, तो मैंने क्वेश्चन को किया सॉल्व, तो कर दिया। तो एक उनके दिमाग में कि यार ये तो क्वेश्चंस कर लेता है, तो इस तरह से इम्प्रेशन उनके सामने अच्छा बना। ऐसे उन्होंने 2-1 बार मुझे क्वेश्चंस पूछे, तो उससे मुझे लगता है कि उनके दिमाग में बात आ गई कि ये सब्जेक्ट जानता है। तो एक बार का सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है कि उन्होंने एक बार, जब मैंने बिगिनिंग के 7 डेज़ की बात कर रहा था ना, तो शुरुआती दिनों में जब मेरे पास कोई क्लास नहीं थी, तो उन्होंने तो एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बार मेरे को टेस्ट किया। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बिहाफ पर वो इतने मतलब उनको लगा कि इसको सब्जेक्ट आता है, कि उन्होंने अपना X1 बैच जो ड्रॉपर का टॉप बैच था, उसमें एक दिन की मेरे को क्लास भी दे दी कि उसमें डिस्कशन करना था क्वेश्चन बैंक का। तो मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ये कर लेगा। मतलब एक बड़ी बात है कि मैं पहली बार बंसल में आया, अभी तक मैंने कोई बैच नहीं पढ़ाया, और आपने मुझे डायरेक्ट भेजा, वो भी टॉप ड्रॉपर बैच, और वो भी थ्योरी पढ़ाने नहीं, सीधा डिस्कशन करने। फिर उसके बाद जो है 2-3 दिन बाद सर आते हैं, फिर मुझसे कहते हैं कि भैया तुमने एलिप्स की शीट सॉल्व की है क्या? तब उनका कहने का लहजा अलग था, वो मुझे टेस्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा हाँ सर। फिर उन्होंने कॉपी ली, मैंने कॉपी दी उनको। तो उस वक्त वो कहते हैं कि यार मैं तुमको ये कॉपी कल लौटाऊंगा, और उसको लेके चले गए। नेक्स्ट डे आते हैं, कहते हैं कि तुमने तो इसके कई सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर रखे हैं। तो फिर मैंने कहा हाँ सर। कहते हैं हाँ अच्छा मेथड है। बस इतना कह के चले गए। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ डाउट में जो है ना, हमसे बच्चे आते थे डाउट पूछने, तो एक बच्चा उनके बैच का आया और बताता है कि सर बंसल सर ने हमको एक ये प्रॉब्लम डिस्कस किया और उसके 2 सॉल्यूशन बताए, और सेकंड सॉल्यूशन बताने के बाद कहते हैं कि ये मेथड मेरे को वीजी ने बताया। ओके। तो मतलब बहुत बड़ी बात है, प्राउड मोमेंट है, बहुत प्राउड, मेरे लिए बहुत प्राउड। और मैं उनकी तरफ से सोचता हूँ कि आप सबके सामने एक टीचर का नाम लेके बता रहे हो कि देखो मुझे उसने बताया, मेरे को ये नई चीज़ पता है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। राइट। चलिए बहुत अच्छा लगा सर के बारे में भी जान के। अब मैं जानना चाहूँगा कि बंसल के बाद की जो जर्नी रही है सर, वाइब्रेंट कैसे फिर आना हुआ, और कैसा वाइब्रेंट का सफ़र चला? वाइब्रेंट मैंने मतलब 2008-2009 में मतलब क्लियर हो गया था। 2009 सेशन के एंड तक आते आते कि अब कुछ और करना है। तो मैं डिसीज़न ले चुका था कि मुझे कुछ और करना है। फिर हम लोग जो लाइक माइंडेड लोग थे, तो सेशन एंड हो करके हम 7 लोग, आप जानते ही होंगे मेरे साथ के सारे लोगों को, नितिन, हम साथ हैं। हाँ नितिन जैन सर, नरेंद्र अवस्थी, विमल कुमार जायसवाल, महेंद्र सिंह चौहान, पंकज जोशी और नील कमल सेठिया। तो हम 7 लोगों ने स्टार्ट किया। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि हम लोग जब स्टार्ट किया ना, तो एकदम आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है ना। और हम में से ज़्यादातर लोगों को, लेकिन पता नहीं मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था कि जो टीचर्स, क्योंकि सारे लोग वहाँ के टॉप बच्चों को पढ़ाने का हम लोग को काफ़ी एक्सपीरियंस था, और केवल टॉप ही नहीं, मतलब हम लोग बैच डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो मिडिल बैच नीचे के बच्चे हमें जानते थे, है ना।
तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि बहुत बच्चे आएंगे। हम्म, तो मैंने इनफैक्ट कहा भी था कि जब हम लोग की लास्ट डे, एक दिन पहले जिस दिन ऐड आया उसके एक दिन पहले नाइट में हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो मैंने यूँ ही कहा था कि कल देखना यहाँ ना बाहर लाइन लगेगी रोड तक। अच्छा। हाँ, और जिस पर हमारे नितिन जैन सर जो है ना, वो बहुत मतलब आप उनसे बात करोगे तो आपको बहुत अलग सी फीलिंग आएगी कि ये बंदा ज़्यादा कुछ हाई एक्सपेक्ट नहीं करता है। प्रैक्टिकल है बहुत। बहुत प्रैक्टिकल। तो उनका कहना था ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, 100-200 भी आ जाए तो बड़ी बात है। Okay. तो डे 1 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ, तो उस दिन डे 1 जो वाइब्रेंट हमारे पास जिन बच्चों ने विजिट की थी वो अराउंड 4000 स्टूडेंट थे। Power डे है। 1 तो कहाँ पे 4000 पहले बच्चे। दिन वाइब्रेंट कहाँ पे आई थी सबसे पहले? उस वक्त हमारा कोई क्लासरूम नहीं था। सिर्फ हमने अपने में से नितिन जैन सर के घर पर हमने एड्रेस दिया था कि एनक्वायर करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे। और उस वक्त हमारी कोई क्लासरूम नहीं थी। मतलब बच्चों को हम क्या बता रहे थे कि क्लासेस कहाँ होंगी, तो बताया जा रहा था कि जवाहर नगर में। हमने जगह फाइनल कर ली थी, लेकिन वो अपार्टमेंट का एक पोर्शन था नीचे का, ग्राउंड फ्लोर, और वो रेडी नहीं था, वो बिल्कुल स्केलेटन था। तो कहा गया था कि जब आप 2 महीने बाद आओगे तो आपकी क्लासेस यहाँ होंगी। तो उस मोमेंट में कई पेरेंट उसको देख करके आए, उन्होंने कहा सर मैं गारंटी से कह सकता हूँ नहीं हो सकती, इतना जो आप टाइम बोल रहे हो उसमें नहीं हो सकती। तो बहुत तेज़ी से काम किया और करके दिखाया कि सबसे पहले वहाँ वाइब्रेंट हुआ, फिर वाइब्रेंट ने जब उस जगह को वैकेंट किया तब वो रेस्टोरेंट वहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो अपार्टमेंट का नाम महालक्ष्मी टावर, ओके। जवाहर नगर। तो सर वाइब्रेंट में सर कैसा रहा, लाइक कितने बच्चे आए और फिर उसके बाद जर्नी कैसी चली वहाँ पे? वाइब्रेंट में इनिशियली एक्चुअली उतने बच्चे आए जितने की हमारी कैपेसिटी थी ना, उससे ज़्यादा है, क्योंकि हमको मना करना पड़ा, क्योंकि हमारे एकदम क्लासरूम फिक्स थे कि ये 3 क्लासरूम बने हुए हैं, 4 क्लासरूम, तो एकदम फिक्स था कि हम इतने ही बिठा सकते हैं। तो वो जितनी हमारी कैपेसिटी थी ना वो पूरी फुल थी। और उसमें एक और तुमको बहुत मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि जो क्लासरूम की कैपेसिटी थी वो फुल हो गई, है ना। तो लेकिन उस वक्त बहुत हमारे ऊपर भी प्रेशर आया, इवन लोगों के फ़ोन आए हमारे पास कि नहीं कैसे भी करके बच्चे को लीजिए। तो उसमें क्या हुआ कि एक फ्लोर है पूरा, नीचे चेयर्स है ना, फिर एक उसमें एक बालकनी बनाई गई उसी क्लासरूम में। आप हॉल में हो और आप उस हॉल में आप ये सोचो कि आखिरी की जो 3 रो हैं, है ना, ये 3 रो आपकी बेंच पड़ी हुई है, तो लास्ट की जो 3 रो है ना उसके ऊपर ये सीढ़ी बना के वो एक लोहे के फ्रेम का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया। बच्चा उससे ऊपर चढ़ता था और ऊपर बैठता था। अच्छा। मतलब यहाँ नीचे बच्चा बैठा है और उसके सर पर बच्चा ऊपर बैठा है। अरे तो किसी तरीके से मतलब जिसे कहते हैं ना 20-30 बच्चों को और बिठाने का जुगाड़ किया गया। वाह सर, कमाल है। तो ये बच्चों का ट्रस्ट है सर आप लोग के ऊपर कि उस समय में उन बच्चों ने इतना फेथ दिखाया आप पे। और पहले साल में रिजल्ट भी बहुत धमाकेदार। मतलब 4 बच्चे टॉप 50 में थे, 16, 20, 25, 31, और वो चारों बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। केवल ऐसा ही नहीं कि खाली IIT में रैंक आ गई, सब बहुत अच्छी अच्छी जगह पर आए हैं। कोई गूगल में है, कोई खुद का कर रहा है, तो ये सब बहुत बड़े लेवल पर है सब। राइट सर। तो अभी सर कैसा चल रहा है, मतलब अभी क्या चल रहा है? अभी ठीक है, कोरोना के बाद से काफ़ी चेंजेस आए हैं, है ना। आप भी जानते हो कि अब कोटा में किस तरह के कोचिंग्स हैं, चीज़ें अब बहुत सारे लोग आए हैं, डिजिटल की तरफ भी गई हैं, ऑनलाइन हाँ, की तरफ भी गई हैं, हाँ, चीज़ें काफ़ी। हाँ, तो ऑनलाइन को लेके फिर आप लोगों ने स्टेप लिए कुछ कोरोना टाइम? एज ए वाइब्रेंट, हम वाइब्रेंट टीम ने पहले कोरोना में हम लोगों ने पहले तो अपनी क्लासेस को डायरेक्टली जूम में शिफ्ट किया। ठीक है। कि जो बच्चे एग्जिस्टिंग हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे थे उनको कैसे पढ़ाएं, तो जूम में पढ़ाया। फिर उसी दौरान अनअकैडमी के साथ हमारा एक्ट हुआ ऑनलाइन का। फिर अनअकैडमी के बाद जो है मैंने 1 साल अपनी कक्षा में भी पढ़ाया ऑनलाइन। फिर अब जो है मैं अपना खुद का जूम पर कर रहा हूँ। अपनी कक्षा पे सर कैसा रहा एक्सपीरियंस पढ़ाने का बच्चों को? मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाया मेरा एक्सपीरियंस सब जगह बहुत अच्छा रहा। अमन दत्तवाल जी क्या बोलते हैं सर, उनसे बात होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा। रेगुलर होती है। मतलब मुझे कुछ अगर पूछना होता है, कुछ बात करनी होती है तो मैं मैसेज डालता हूँ और उसका रिप्लाई आता है।
हाँ नहीं ठीक है, बात तो होती है, हमारी ही बात होती है, हाँ रिप्लाई तो करते ही है वो सबका, हाँ। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी सर आप जो बता रहे हैं कि आपने ऑनलाइन स्टार्ट करा है, तो ये क्या है? मैं पूरा इसके बारे में जानना चाहूँगा, आपका ऑनलाइन मतलब किस तरीके से आपने, क्योंकि आप भी लेजेंड ही हो मैथ के तो क्या है मैं आपके तरफ से? मेरी क्या है, एक एक्चुअली 3 एक साल से थोड़ा सा एक होता है ना सैचुरेशन आ जाना, तो मुझ में सैचुरेशन आ गया था वही सेम करते करते। तो करीब 3 साल पहले से मेरे बैक ऑफ द माइंड सा चल रहा था कि कुछ बंसल सर जैसा करना है। हम्म, जैसे बंसल सर एक चीज़ के लिए, मतलब आज आप कितने भी कोचिंग्स का नाम लो, लेकिन बंसल सर एक अलग है। मतलब अगर कोई स्टार्ट किया तो वो बंसल सर है, और उन्होंने इसको आइडियल, मतलब जिसकी वजह से आज नाम है इस कोचिंग इंडस्ट्री का, तो वो बंसल सर है। तो उसी टाइप का थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में है। अब पता नहीं मैं उसको कितना अचीव कर पाऊँगा। तो ऐसा ही कुछ मैं ऑनलाइन में करना चाहता हूँ। मेरे माइंड में है कि जैसा सर ने ऑफलाइन में क्रिएट किया था, वैसा मैं ऑनलाइन में क्रिएट करूँ ठीक कि है। ऑनलाइन से भी रैंक्स बहुत अच्छे लेवल की है ना। एक एक मैं बच्चों से अक्सर सुनता हूँ कि ऑनलाइन से रैंक आती है क्या। पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भेजेंगे। तो ऑफलाइन यार, अगर तुम बहुत अच्छे टीचर, तुमको पता हो कि ये कोचिंग है, आप अगर बच्चे को लेके जा रहे हो ऑफलाइन में, केवल आप कोचिंग के नाम पे थोड़ी जाओगे कि मैं एक्स कोचिंग में ज्वाइन करा रहा हूँ। आपको टीचर के बारे में पता करना है ना। बच्चा कोचिंग से थोड़ी पढ़ेगा, टीचर से पढ़ेगा। तो अगर आपका पास ऑप्शन नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो भी आप ऑफलाइन। तो उस तरह के लोगों के लिए मेरे दिमाग में है कि मतलब मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि घर बैठे जो बच्चे यहाँ कोटा नहीं आ पा रहे हैं, है ना, किसी भी रीज़न से नहीं आ पा रहे हैं, या उनको अपने शहर में अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो लोग ऑनलाइन से इस मीडियम से रिजल्ट लाएं, तो उनको वो चीज़ मिले। तो मैंने अपना एकदम क्लियर कर रखा है कि मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा कि मैं यहाँ अपने ऑफलाइन में पढ़ाऊँगा और यहाँ ऑनलाइन में नहीं कम पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सेम जो चीज़ मैं यहाँ के टॉप बच्चे को देता हूँ वो मैं यहाँ भी देता हूँ। तो सबको एक जैसा लेके चल रहा हूँ कि अगर बच्चे में दम है तो वो यहाँ से भी कोई सी भी रैंक ले आए। तो क्या नाम है सर आपके प्लेटफॉर्म का? सर जूम पर पढ़ाता हूँ, और मैंने अभी तक कुछ भी, मैंने अपना मतलब बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में चल रहा है अभी। मैंने अभी तक उसका कोई मतलब कंपनी कुछ अभी तक कोई ब्रांड नहीं किया है। बस मैं अपने कोर्सेज लॉन्च करता हूँ, कोर्स फॉर 12th क्लास, इस तरह से। मतलब अभी कोई नेमिंग अभी तक नहीं की है। तो आपका यूट्यूब चैनल वगैरह भी होगा जिस पे आप हाँ। बच्चों को इन्फॉर्म करते होगे कि यहाँ से कनेक्ट हो सकते हाँ, हो? मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, विकास गुप्ता अच्छा, #VG सर। आपके ही नाम से? हाँ, और उसमें उस चैनल को भी मेरा मतलब बहुत ऊपर लेके जाने का है, और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी आपको, वो होगी सिर्फ मैथ्स फॉर JEE। उसमें अगर मेरा बेटा थोड़ा इंटरेस्ट लेता है तो उसमें मैं ओलंपियाड को ऐड करूँगा, लेकिन मैं जो करूँगा मैं तो प्योर JEE पर करूँगा। तो उसमें मैं स्लोली JEE का बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट डालता जा रहा हूँ। क्या अलग कर रहे हैं सर आप? अलग ये है कि लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बढ़ा करके बताते हैं। मैं जो चीज़ जितनी डिज़र्व करती है ना, मैं उसको उस वैसे ही बताता हूँ। अगर वो प्रॉब्लम 2-3 लाइन में एकदम नॉर्मल वे में बताने लायक है तो मैं वैसे ही बताता हूँ, है ना। मतलब मैं एज्यूम करते हुए बताता हूँ कि क्या बच्चे को सोचना है, किस तरह से करना है, बिल्कुल टू द पॉइंट। कोई बातों को बढ़ाना चढ़ाना नहीं है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है। कि जैसे देखता हूँ मैं कि यार लोग IIT JEE का कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और कि IIT के जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं उनको भी उस यूट्यूब चैनल पे लेकर के आ रहा हूँ। ये नहीं कि ये बहुत टफ है तो ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो इसको नहीं बताते, है ना। तो ये भी एक बहुत मेंटालिटी है कि हम सिर्फ वो बातों को बताएं जो सबको समझ में आ जाए, है ना। तो मैं उससे थोड़ा अलग हट के कि नहीं, ये रियलिटी है, देखो ये ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वो सब मैं लेके जा रहा हूँ। सर ऑनलाइन में सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन में तो क्या है कि आप क्लास में ना अगर किसी बच्चे को इधर उधर घूमते देख रहे हो तो आप रोक सकते हो, पर ऑनलाइन में इस चीज़ की दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन में डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए क्या किया जा सकता है, या आप क्या सोचते हो इसको लेके? मैंने क्या किया है,
मैं डिसिप्लिन के फैक्टर को ही लेकर के बहुत ज़्यादा खुद कंसर्न हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड नहीं करता। ओके। मतलब मेरी क्लास में आपको लाइव बैठना होता है, तो अगर कोई बच्चा क्लास मिस करता है तो उसको मुझे क्लास के बाद में बताना होता है और उसे कारण बताना होता है। और उस पर भी अगर कोई बार बार करता है कि डे 1 किया, डे 2 किया, तो मैं उससे प्रॉपरली पूछ लेता हूँ कि बताओ ऐसा क्या है तुम्हारे साथ, ये बार बार इशू क्यों हो रहा है। इनफैक्ट मेरे पास तो आपको बताऊँ, कुछ बच्चे जो मेरे बैच के हैं, तो एक बच्चों ने मेरे को कि सर रिकॉर्डिंग चाहिए, उसके लिए अपने फादर से फ़ोन करवाया और फादर ने मुझे कहा कि सर ये आपसे इतना डर रहा है रिकॉर्डिंग मांगने में कि ये इसने मुझसे कहा कि आप कहो सर को। तो मतलब इस तरह का माहौल बना के चल रहा हूँ। तो मेरी आप क्लास में जब लाइव कभी देखोगे ना, तो अगर 550 बच्चे हैं तो आपको 500 प्लस ही बच्चे क्लास में दिखेंगे। तो उस तरह का मैं लेकर के चल रहा हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ऑनलाइन से रिज़ल्ट ले आऊँगा। राइट सर। चलिए सर, आपका जो भी डिटेल रहेगा मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बच्चों के लिए ज्वाइन करने के लिए क्लासेस वगैरह। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, सेम हियर। और होप्स हो कि बच्चों को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमने बीच में गाइडेंस के बारे में भी बात करा, वो भी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो सर वंस अगेन थैंक्स कि आपने अपनी इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।